हेलो एवरीवन, दिस इज उपेंद्र प्रताप सिंह। आपके बहुत सारे सजेशंस मिले कुछ लास्ट वीडियोस के थ्रू और कुछ के फोन्स के थ्रू, कुछ के कमेंट्स के थ्रू। तो उस पर मैंने काम किया, मेरी टीम ने भी काम किया। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और पिछले कुछ वीडियोस में भी देखा होगा आपने कि वीडियो क्वालिटी भी पहले से काफ़ी सुधर गई है और ऑडियो क्वालिटी पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और ऑडियो भी आपको काफ़ी हद तक साफ सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये अभी शुरुआत है। शुरुआत में ही सब कुछ पहले पहले सब कुछ ठीक नहीं होता, धीरे धीरे इंसान सीखता है और उसको करता है। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए और आपका साथ चाहिए। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ इम्प्रूव कर लेंगे और आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम काम कर रही है इस पर, क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ पर बहुत ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक्सपीरियंस नहीं है। टीचिंग के मामले में लगभग 10-10 साल के एक्सपीरियंस है, लेकिन चूंकि ये काफ़ी नया काम है सभी के लिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग इंटरेस्ट से करते हैं इसको। ठीक है, तो कर रहे हैं हम लोग और आपका अगर सपोर्ट बना रहेगा तो हम लोग इसको और अच्छा कर लेंगे और बेहतर कर लेंगे। लेक्चर्स लगातार आ रहे हैं, केमिस्ट्री के भी लेक्चर आएंगे, रेगुलर आएंगे, फिजिक्स भी आ रहे हैं और कुछ दिन में हम बायोलॉजी के लेक्चर भी डाल देंगे आप इस चैनल पर। तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियोस को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारा ये काम आसान होगा और हमारा ही ये काम काफ़ी लोगों तक पहुंच पाएगा। बिना आपके हेल्प के ये काम पॉसिबल नहीं है। और जितना आप इस पूरे वीडियोस को या जितने भी लेक्चर्स को जितने लोगों तक पहुंचा पाएंगे उतना ही ये हमारा पूरा काम ज़्यादा सफल हो पाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ बना रहेगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करवाते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे। हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू। ओके, तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। ब्रेविस लैटिस से। पिछले वीडियोस में ये पूरा नहीं हो पाया था किसी वजह से, क्योंकि मेरे फ़ोन डेड हो गया था। तो यहाँ से हम फिर शुरू कर लेते हैं जिससे कि आपको मैं पूरा लेक्चर समझा पाऊँ। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ब्रेविस लैटिस एक्चुअली कहते किसको है। आपको ये बताना जरूरी है, ये समझना जरूरी है आपके लिए। तो ब्रेविस लैटिस समझने के लिए सबसे पहली बात तो आपको समझा दूँ कि आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर मैं इस तरह से एक यूनिट सेल बनाता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर मैं एक सेल बनाता हूँ तो ये तो हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एजेस हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास एजेस, और एजेस के अलावा ये हमारे पास हो जाएंगे एंगल्स। क्या हो जाएंगे ये एंगल्स हो जाएंगे। तो अगर मैं इनको एक एक करके नाम देना शुरू करूं तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये होता है ए, ये बी, ठीक है, और ये रहा सी। तो मैंने बताया था आपको कि इसको हम कैसे नाम देंगे। हमने बताया था कि ए और बी के बीच में क्या होता है, गामा होता है। बी और सी के बीच में बीटा होता है। ठीक है, और ए और सी के बीच में ए और सी के बी और सी के बीच में, एक मिनट, एक्चुअली ये ए और सी के बीच में होगा और बी और सी के बीच में जो होगा वो होगा अल्फा। ठीक है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। तो ए और बी के बीच में हमारे पास क्या होगा, गामा एंगल होगा। ठीक है, बी और सी के बीच में जो होगा वो होगा अल्फा, और ए और सी के बीच में जो होगा वो होगा बीटा। इस तरह से इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से ब्रेवियस लैटिस बनते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के। अगर इसी में क्या कर दूं, मैं यूनिट सेल जोड़ दूंगा तो टोटल हो जाते हैं 14 टाइप के। तो उन सभी के बारे में हम यहाँ के करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे ब्रेवियस लैटिस बनते हैं। हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम ब्रेवियस लैटिस के जो 7 टाइप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टाइप के जो लैटिसेस हैं उनको हम एक एक करके लिख लेते हैं। उनको लिखने के लिए हम पहले उनको पहला जो वर्ड होता है लैटिसेस का जो नाम है उसको पहले वर्ड को हम लिख लेते हैं याद करने के लिए, जिससे कि हमारा आसान हो जाए। लिखने का तरीका है, मेरा अपना एक लिखने का तरीका है। ठीक है, गिरा। अब इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से लैटिसेस हैं। जैसे कि सी से पता चलता है कि ये क्यूबिक है। ठीक है, और टी से पता चलता है कि ये एक टेट्राहेड्रल है। ठीक,
मैं कई बार थोड़ा सा फोकस से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह छोटा है, मुझे बजाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए प्लीज डोंट माइंड। ओ से जो होता है वो हमारे पास है ऑर्थोरॉम्बिक, ऑर्थोरॉम्बिक, ठीक है। ये है हमारे पास रोम्बोहेड्रल, ठीक है। एच से होगा हमारे पास हेक्सागोनल, एम से होगा मोनोक्लिनिक एंड टी से होगा ट्राइक्लिनिक। आई होप कितना समझ में आया आपको, ठीक है। एक बात और कि रोम्बोहेड्रल को हम बोलते हैं ट्राइगोनल भी बोलते हैं, ठीक है। रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एक बात और कि इसको भी छोटा सा एक इसका भी एक नाम है, इसको हम बोलते हैं रोम्बिक, ठीक है। इसके बाद इसके हम एजेस देख लेते हैं। एजेस का जो टाइप होगा वो हम यहाँ देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एंगल्स, ठीक है। तो एजेस जो होगा यहाँ पर हम देखेंगे एजेस के लिए कि आप देखोगे कि इसका जो एजेस है, एजेस हमारे पास ए बी और सी में आते हैं, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके लिए होगा ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा, ठीक है। उसके बाद ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा। देन ये चीज हम फिर से रिपीट कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, देन ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अगेन इसको हम फिर से लिख देंगे क्योंकि क्लिनिक दो टाइप के हैं। हिंट के तौर पर ऐसा वो नहीं होता, ऐसे हिंट के तौर पर बता रहा हूँ कि क्लिनिक दो टाइप के हैं, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके एंगल्स हमें लिखने हैं, तो एंगल्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल्स लिखने के लिए हम इसको बताता हूं मैं कि कैसे करना है। अब यहां पर इसको एंगल लिखने के लिए आप क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना फिक्स है, इतना हमारे पास क्या है, फिक्स है, यानी कि इतना हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, अब एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहां तक अगर मैं देखूं तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है, लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता, ठीक है। अब आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल को आप याद रखिएगा कि जब भी आप हेक्सागोन बनाओगे, ठीक है, इस तरह से बनाओगे आप, तो इनका जो एंगल होता है 120 डिग्री होता है। इनका जो एंगल होगा 120 डिग्री का होता है, तो आप इसको लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, जबकि गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। अब बात करते हैं हम अगले बारे में। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा के अलावा हमारे पास यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री आएगा, और इसके अलावा हमारे पास जो आएगा गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, यहाँ पर गामा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर लास्ट में जो सबसे लास्ट में आएगा, ये होगा हमारे पास इसका सबसे लास्ट में आएगा अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज और, यहां मैं आपको समझाता हूं, एक चीज और देखिएगा। यहां पर आपके जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हैं वो भी हमें लिख लेते हैं। यूनिट सेल्स, जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हैं यहां पे लिख लेता हूं मैं, तो उसको उसके हिसाब से हमारे पास ये टोटल जो 7 ब्रेवियस लैटिस हैं, वो टोटल हमें यूनिट सेल्स भी मिल जाएंगे। तो टोटल जो ब्रेवियस लैटिस होते हैं वो 14 नंबर होते हैं। ये तो हमारे पास 7 है, इनके 7 में अगर हम टोटल यूनिट सेल मिला देते हैं तो जो अरेंजमेंट है यूनिट सेल का उसको मिला देते हैं, टोटल 14 हो जाते हैं। इसके बाद हम टोटल जो 14 यूनिट सेल बनते हैं सभी ब्रेवियस लैटिस के, वो भी हम बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो सी का यानी कि क्यूबिक का होता है 3, उसके बाद होता है 2, उसके बाद होता है 4, देन 1, देन 1, देन 2, देन 1। तो इसको हम टोटल जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 10,
10 4 14 टोटल होते हैं, ठीक है, 14 टोटल होते हैं। तो अब हम इनके एक एक करके जो टोटल 14 यूनिट सेल्स हैं उनको आके देख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म लिख लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको भी सिस्टम को भी हमने वही सिंबल में लिख रखा है। ये हमारे पास एजेस हैं, एंगल्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो हमने आपको बताया कि जो पहला है क्यूबिक है, उसमें सिर्फ 3 ही नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पाए जाते हैं, जो कि सिंपल होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है और फेस सेंटर्ड होता है। इस तरह से जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं उनका मैंने टेबल बना रखा है आपको समझाने के लिए। तो आप इसको भी आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं कि किसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल पाए जाते हैं और उसमें कौन कौन से यूनिट सेल यहाँ पर पाए जाते हैं, उसको भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको और डिटेल व्यू में समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसके फिगर बना रखे हैं कि जो क्यूबिक वाला है उसमें जितने भी SCC, BCC, FCC पाए जाते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं वो भी मैंने समझा रखा है यहाँ पर। तो जैसे कि हमारे पास जो क्यूबिक वाला है उसमें जो 3 नंबर ऑफ यूनिट सेल पाए जाते हैं वो है हमारे पास पहला क्यूबिक में। जैसे अगर मैं पहला यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, मैं लिख देता हूँ इसको। तो हमारे पास जो पहला वाला है, जैसे कि इसको लिखा हुआ मैंने SCC, ठीक है। SCC में आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हैं वो आपको सिर्फ कॉर्नर्स पर मिलेंगे। क्या है, सिर्फ कॉर्नर्स पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो कॉर्नर्स पर यहाँ पर मिलेंगे। अब BCC मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड। तो यहाँ बॉडी सेंटर्ड में जो है, बॉडी सेंटर्ड में जो नंबर ऑफ यूनिट सेल है इसके कॉर्नर्स के अलावा इसके बॉडी पर भी मिलेगा, एकदम बीचों बीच मिलेगा। ये इसकी वजह से ये इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, क्लियर है। इसके अलावा जो फेस सेंटर्ड है FCC वाला, उसमें क्या होता है, इनके जो कॉर्नर्स में है, कॉर्नर्स में जो है यूनिट सेल है, उसके अलावा जो इनके फेसेस होते हैं, फेस मतलब होता है कि जो भी हमारे पास यूनिट सेल होती है, जैसे कि अगर मैं इसको बनाऊं इस तरह से, तो हमारे पास जो फेस मिलेगा वो लगभग टोटल जो नंबर ऑफ फेस मिलेंगे वो 6 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे समझाता हूँ मैं आपको। तो पहली बात तो एक आगे एक पीछे का 2 फेसेस होंगे और चारों तरफ के जो ये फेसेस होते हैं वो 4 मिला करके, यानी कि 2 फ्रंट के हो गए, ठीक है, और 2 जो 4 होते हैं वो साइड के हो गए। तो दोनों को मिला करके टोटल नंबर ऑफ 6 होते हैं, ठीक है ना। तो उन 6 फेसेस, जो 6 फेस होते हैं, उन 6 फेसेस पर ये यूनिट सेल आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से जो 6 फेसेस होते हैं उनमें जो यूनिट सेल मिलता है, इसी वजह से इसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह इन्हीं जो टोटल होते हैं 4 टाइप के ही होते हैं, जो मैक्सिमम होते हैं 4 टाइप के होते हैं, वो SCC, BCC, FCC और ECC होता है। तो सभी में SCC तो कॉमन होता है, ठीक है, सभी में SCC कॉमन होता है। और उसके अलावा BCC, FCC और ECC जो क्यूबिक सेल्स होते हैं वो सब में शेयर होते हैं, ठीक है ना। अब एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि ECC वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक ECC वाला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2 जगह पर आपको ECC देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है, एक आपको देखने को मिलता है ऑर्थोरोम्बिक में और एक आपको देखने को मिलता है मोनोक्लिनिक में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार हो सकता है आपसे पूछा भी जा सकता है, कई बार पूछा गया है। तो पहला क्या है, आपको पहला है ऑर्थोरोम्बिक, दूसरा है मोनोक्लिनिक। इन जगहों पर आपको ECC देखने को मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है देखने को, ECC देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको जो है 3 जगहों पर कौन से हैं, रोम्बिक और हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक। ये 3 जगह ऐसे होते हैं जहां पर आपको सिर्फ एक ही यूनिट सेल देखने को मिलेगा, वो है SCC, SCC और SCC, यानी कि सिंपल क्यूबिक सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप इसके स्ट्रक्चर्स हैं, इनको एक बार आप देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। ये आपको एक सिंपल समझाने के लिए है कि यहाँ पर कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और कैसा यहाँ बनता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज क्या है कि आपको कैसे ये निकालेंगे कि किसी भी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट करने मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि 8 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि 8 आपको कॉर्नर्स पर ही ये देखने को मिलता है। लेकिन हम नंबर ऑफ एटम उस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वो हैं एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर जो आपको ये 8 देखने को मिलेगा, ये आठों कॉर्नर्स में देखने को मिलते हैं। तो ये 8 जो होते हैं ये अपने आसपास के दूसरे यूनिट सेल से में डिवाइडेड होते हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूंगा तो एक जो एटम होता है वो 8 यूनिट सेल में डिवाइडेड होता है। तो इस वजह से वो एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट ही आ पाता है। इस तरह से वो एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट ही आ पाता है। और चूंकि 8 होते हैं जिसको हम 8 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, ये 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना, 1। इस तरह से इसको मैं अगर इसको निकालूंगा आपके लिए कि नंबर ऑफ एटम्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी यूनिट सेल में,
कुछ इस तरह से होंगे। पहला होगा आपके पास सिंपल में SCC में 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये कट जाएगा। दूसरा जो होगा आपके पास बॉडी सेंटर्ड में, यानी कि इसको मैं ले सकता हूँ BCC के लिए क्या होगा कि आपके पास 1/8 तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा एक बीचों बीच होता है, बॉडी के बीचों बीच होता है, उसको मैं वहां पर 1 लिख लेता हूँ। तो ये आपको जो टोटल होगा वो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। 2 नंबर ऑफ एटम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह हम 3 में यानी कि FCC में काउंट करते हैं। FCC में हमारे पास जो होगा वो कॉर्नर्स पर तो होगा ही होगा, कॉर्नर्स पर तो होगा ही होगा, यानी कि कॉर्नर वाला सब में कॉमन होगा, राइट। तो कॉमन ये जो कॉर्नर वाला है इस सब में कॉमन होता है। उसके अलावा अगर मैं फेस सेंटर्ड की बात करूंगा तो फेस सेंटर्ड में हमारे पास जो फेस वाला है, जैसे कि ये वाला 6 फेसेस हमारे पास, 6 फेसेस में ये सब हर फेसेस के ऊपर अगर यहाँ पर भी एक एटम होगा, राइट, यहाँ पर भी एक एटम होगा, इस तरह से अगर मैं बना लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक डिवाइड होगा, तो ये जो वाला है ये वाला एटम इसमें भी डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से जितने भी एटम फेस पर होते हैं वो आधा आधा हर फेस पर डिवाइड हो जाते हैं। तो उनको मैं यहाँ डिवाइड करूंगा 1/2, और कितने फेस है, 6 है, तो 6 से डिवाइड करूंगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 1 + 3 = नंबर ऑफ एटम्स 4 हो जाएंगे। इस तरह इंड सेंटर्ड की बात करूंगा तो इंड सेंटर्ड में सिर्फ 2 ही होते हैं, वो भी आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि वो आधा दूसरे यूनिट सेल में होगा और आधा दूसरे यूनिट सेल में होगा। तो अगर मैं यहाँ पर भी इसको यहाँ पर लिख लूँ 1/8 इंटू 8 प्लस एक ये यहाँ पर होता है, तो इसको मैं एक पूरा एक ही मानूंगा, एक इधर मतलब कि 2 होते हैं लेकिन दोनों का आधा आधा होता है। तो मैं यहाँ से इसको लिख लेता हूँ 1/2 इंटू 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 1 + 1 = 2 नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि SCC में क्या होता है, 1 होते हैं, BCC में क्या होता है, 2 होते हैं, FCC में क्या होता है, 4 होते हैं, और इंड सेंटर में क्या होता है, 1 होते हैं। इसके अलावा हम जो कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। एक्चुअली ये जो नंबर ऑफ एटम्स है ना बेटा, ये जो नंबर ऑफ एटम्स है ये Z को डिनोट करते हैं। ये जो है नंबर ऑफ एटम्स जो है किसी भी क्यूबिक सेल में किसको डिनोट करते हैं, Z को डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ Z की वैल्यू 1 है, यहाँ पर Z की वैल्यू 2 है, यहाँ पर Z की वैल्यू 4 है, वहाँ पर Z की वैल्यू 2 है। इनका इस्तेमाल हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे। इसके अलावा हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो मैं समझाता हूँ आपको। किसी भी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो, जैसे कोई भी एटम है वो कितने नंबर ऑफ एटम से कोऑर्डिनेट कर रहा है, कि जितने नंबर ऑफ एटम से कोऑर्डिनेट कर रहा होगा उतना ही उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एटम, वैसे ये जिस तरह बनाया गया है ये ऐसे होता नहीं है, एक्चुअली मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन ये होता कैसे है ऐसे समझाता हूँ मैं। जैसे कि एक ये, ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह बनाता हूँ, ये रहा। तो एक ये जो होते हैं कुछ इस तरह से डिवाइड होते हैं, ठीक है, इस तरह से डिवाइड होते हैं। तो आप देखोगे कि जो जिसको मैंने ऐसे बना रखा था इस तरह से, वो एक्चुअली ऐसे होता है, यानी कि वो लगभग ऐसे होते हैं, यानी कि एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो किसी भी एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है कि वो एक एटम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को से कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो उसके लिए हमें निकालना होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमें अलग अलग तरह से निकल सकता है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि इस एटम के लिए या इस एटम के लिए फर्स्ट नियरेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, या फर्स्ट नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, या इस तरह से आपको सेकंड नियरेस्ट से पूछ सकता है, थर्ड नियरेस्ट पूछ सकता है, तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो इससे और इससे 2 से टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। इस तरह से मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोई भी एटम, ये एटम अपने आसपास के कितने एटम से टच कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2, ठीक है, इसके बाद 3, इसके बाद इधर भी 4, और मतलब कि यहाँ पर टच कर ही रहा है। ये जो एक एटम है उसके अलावा यहाँ पर 1 2 3 4, और इसके इधर भी अगर हम एक उसको क्यूब को मान लें तो 3 इधर 3 उधर 6 से टच कर रहा होता है, यानी कि 6 एटम से वो टच कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 6 आता है। कुछ ऐसे समझिएगा कि क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो कि यहाँ से ये डायरेक्टली टच कर रहा है, क्योंकि ये कुछ एटम्स ऐसे होंगे, ये बड़े बड़े होंगे, यहाँ से भी बड़ा बड़ा सा होगा, तो ये 3 इधर टच कर रहा होगा, और इसके ऊपर इधर हम दूसरा क्यूब मान लें तो वो भी दूसरे को, वो भी चारों तरफ इस तरह से टच कर रहा होगा। यानी कि ये तो हमारे पास है ही, इसकी दोनों साइड ऊपर नीचे दाएं बाएं हम दोनों तरफ अगर क्यूब्स को मान लें तो उसके भी क्यूब्स होंगे जो इसको टच कर रहे होंगे। तो इस तरह से ये टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर SSC कितना आता है, वो 6 आता है।
इसी तरह आप इसको समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जो है ये बॉडी सेंटर्ड जो है, ये अगर आप ध्यान रखोगे इससे इसकी डिस्टेंस जो होगी कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से हर तरफ से बराबर डिस्टेंस पर होता है, ये जो होता है बराबर डिस्टेंस पर होता है, जिसकी वजह से ये जो एटम है ये अपने आसपास के 8 एटम से कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, इसी वजह से आप जब बीसीसी का जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो आप ध्यान देखोगे तो ये बीच में फिक्स होने की वजह से ये स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में कभी भी टच नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? आपस में टच नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये सभी से टच कर रहा होता है। सभी से टच करने की वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 8 आता है। इसके अलावा जो एफसीसी होता है, एफसीसी को भी आप समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि एफसीसी के लिए हमारे पास जो है, जैसे ये रहा अगर हमारे पास, तो हमारे पास इसको इधर भी हमें क्यूब मान लूं, इधर भी आगे भी क्यूब मान लूं, बगल में भी क्यूब मान लूं और ऊपर भी क्यूब मान लेता हूं मैं अगर, तो आप देखोगे कि इसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब कि इस तरह से जो एक्स वाई एक्सिस हैं उनमें एक एटम अपने आसपास के लगभग सभी एटम से, लगभग 4 एटम से वो डिवाइड कर रहा होता है, मतलब कि 4 एटम से टच कर रहा होता है। ठीक है, तो कितने एक्सिस हैं? जो 4 है उसमें 3 एक्सिस है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितना आएगा? 12 आएगा। क्या होता है कि ये जो एक्सिस है, ये इस एक्सिस में जो एटम है अपने, इसमें 4, इधर 4, इधर 4, यानी कि एक्स, मतलब कि इधर और इधर इधर जितने भी हैं एक्स वाई जेड, उन सभी में 4 एटम से टच कर रहा होता है। तो सभी एक्सिस में जो 4 एटम होते हैं उसमें से अगर वो मल्टीप्लाई करूंगा तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे टच करने के लिए वो कितने होंगे? 12 होंगे। इसलिए एफसीसी के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कितना आता है? वो 12 होता है। ठीक है, आई होप कितना समझ में आया हूँ। तो अब हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो भी तक हमने पढ़ा था, जो भी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर और पार्टिसिपेटिंग एटम्स पढ़े हैं कि किसी भी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, और उसको हमने कैलकुलेट करना भी सीखा कि किसी भी क्यूबिक सेल में, यूनिट सेल में कितने भी एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे मैंने लिखे हुए जो कि पूछे गए हुए क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कंपाउंड फाउंड बाय एलिमेंट ए एंड बी, हमारे पास कितने एटम्स हैं? ये कितने टाइप के? ए एंड बी है, हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच ए एटम्स आर इन द कॉर्नर्स ऑफ द एटम्स। क्योंकि अगर हम कोई भी क्यूबिक बनाएंगे, ये रहे, ठीक है, ये रहे हमारे पास, तो कॉर्नर्स पे जो है, कॉर्नर्स पे क्या बताए गए हैं? ए बताए गए हैं। मैं यहाँ पर ए लिख लेता हूँ, ठीक है, ये समझाने के लिए कि कॉर्नर पर ए लिखा गया है। बी एटम्स एट द फेस सेंटर, बी जो है फेस पर है, 1 2 3 4, एक पीछे एक आगे। ठीक है, तो अगर मैं इनका जैसे हमने निकाला हुआ है कि कोई भी एटम अगर कॉर्नर्स पर होगा तो उसमें कितना, जो ओवरऑल पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं वो क्या होंगे कि अगर हमारे पास 8 एटम्स हैं जो कि कॉर्नर्स पर हैं, कॉर्नर्स पर हमेशा 1/8 एटम ही पार्टिसिपेट करता है किसी भी यूनिट सेल में, तो 1/8 हम पार्टिसिपेट करेंगे, और कितने हैं टोटल? 8 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो जो ए का नंबर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। जो टोटल नंबर है 1 आएगा। बी में हम करते हैं, जो चूंकि बी कहां पर है, बी बात कर रहा है वो एटम्स, बी एटम्स फेस सेंटर, फेस का अगर हम निकालेंगे तो फेस का हमारे पास आता है 1/2 × 6 = 3, तो ये 3 हमारे पास आएगा यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे AB3, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमारे पास पूछा क्या हुआ? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा? AB3, ये इतना सिंपल है, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट दूसरा है, ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y। चलो x एंड y लिख लेते हैं, x एंड y 2 एलिमेंट्स है हमारे पास, x एंड y लिख लिया। y एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, अगेन y जो है इस बार कॉर्नर्स पर है, तो हमारे पास इस बार जो एटम होगा वो कॉर्नर पर कौन सा है? y वाला है, बना लेते हैं इसको, y वाला है, यानी कि कॉर्नर्स कितने होंगे? 8 होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 के लिए हमारे पास क्या होगा? 1/8 × 8 = 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और क्या लिखा हुआ है? y आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड एटम x एट द बॉडी सेंटर।
तो बॉडी सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो इस बॉडी के बीचों बीच एक एटम आएगा। बॉडी के बीचों बीच क्या आएगा? एक एटम आएगा। तो वो तो पूरा ओवरऑल बॉडी के बीचों बीच है, पूरे क्यूबिक के यूनिट सेल के जो क्यूब है हमारे पास उसके बीचों बीच है। तो वो भी जो उसका आएगा पार्टिसिपेटिंग एटम आएगा वो भी 1 ही आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा x एंड y। क्या आएगा? x एंड y। और कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालते हैं कि कोई भी एक एटम कितने नंबर ऑफ एटम से कोऑर्डिनेट कर रहा है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये बीचों बीच फंस जाएगा, ध्यान देना, अगर ये बीचों बीच फंस जाएगा तो ये एटम एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। बहुत दूर से मतलब कि यहाँ जब हम किसी भी यूनिट सेल की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस भी काफी होता है। तो यानी कि ये एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कभी भी टच नहीं करेंगे। उनका जो अरेंजमेंट होता है कुछ ऐसे होता है। जब ये बीचों बीच, वैसे तो नॉर्मल स्टेज में ये एटम्स ऐसे टच करते हैं, ये ऐसे टच करते हैं, लेकिन ध्यान से देखोगे यहाँ पे छोटा सा स्पेस है। तो ये जब छोटा सा स्पेस होता है तो यहाँ पर जो एटम्स कुछ जब बीचों बीच आ जाता है, जो एटम बीचों बीच आता है वो कुछ ऐसे हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एटम्स एक दूसरे से टच नहीं कर पा रहे हैं। किसकी वजह से? इस वाले बीच वाली वजह से। लेकिन ये जो एटम है इन सभी को टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इसका कोऑर्डिनेशन चारों के साथ होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन है अगर हम देखेंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारे पास कितना आएगा? वैसे तो आप देखो ध्यान से, ये तो हमें सिर्फ 4 दिख रहा है, इसके नीचे भी 4 होंगे। ये जो होगा ये 4 दिख रहा है, इसके नीचे भी 4 होंगे। यानी कि ये जो एटम है इन सभी से कोऑर्डिनेट करता है, इधर इधर इन सब से कोऑर्डिनेट करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ एटम्स A and B has a face centered cubic arrangement. ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट हम बना लेते हैं, एक बार बना के समझाते हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और फेस की बात करता है तो यहां पर 1 2 3 4, एक पीछे एक आगे, इस तरह से अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट हमारे पास हो गया है। इन विच एटम्स ए आर एट द कॉर्नर्स। तो ए जो है कॉर्नर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, कॉर्नर्स एंड बी आर फेस सेंटर्ड। क्योंकि जो बी वाला है वो कहां पर करेगा? फेस सेंटर्ड, यानी कि सारे फेसेस पर अरेंज होगा। दिख रहा है? ओके, फेस सेंटर्ड। इफ वन एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, चलो ठीक है, हम एक एटम की बात नहीं करते हैं, एक एटम मिसिंग है। ठीक है, एक एटम को मिस कर देते हैं। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? नीचे जगह कम है, नहीं तो मैं ऊपर समझाता हूं आपको। ठीक है, यहां पर समझाता हूं, यहां देखिएगा। अब हमारे पास जो कि कॉर्नर्स पर होता है उसका जो हम कैलकुलेट करते हैं कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब चूंकि एक मिसिंग है तो 8 तो बचे नहीं, वहां पर बचे कितने हैं? 7। तो यहां पर हम 7 लिख लेते हैं, 7 प्लस, अब देखिएगा यहां पर क्या है, ये तो हमारे पास ए के लिए हुआ। ठीक है, ए की बात करता है। ठीक है, बी के लिए क्या है? बी के हमारे पास 1/2 इंटू 6 इसकी बात करता है। तो यहां पर मैं करूंगा, ये हमारे पास आएगा टोटल इतना। तो यहां पर ए के लिए कितना आएगा? ए को मैं लिख सकता हूं 7/8। ठीक है, बी के लिए कितना लिखना है? 3। ठीक है, कितना आएगा? 3। लेकिन इस किसी भी फॉर्मूले को हम इस तरह से अरेंज नहीं कर सकते हैं, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आएगा क्या? A7 B24। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम लिखना होगा हमको। तो जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला आएगा वो A7 B24 आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये रहे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स में, इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस करवाएंगे और आपको कुछ सॉल्व करने के लिए भी देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना होगा।